नमस्कार सभी किसान भाई और बहनों को नमस्कार। आज हम बैंगन के कीट नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नीता खंडेकर जी हैं। डॉक्टर नीता खंडेकर जी नमस्कार। नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा भी नमस्कार। मैडम जी, आप जानते हैं कि बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। जी विश्व में और हमारे देश में काफ़ी मात्रा में इसका उगाई होता है। जी इस खेती जो हमारे किसान भाइयों करते हैं, बहुत से ऐसे किस्में हैं जो स्थानिक होते हैं और बहुत से संकर किस्में भी है और नए नए तकनीकों का विकास भी हो रहा है। जी बैंगन में काफ़ी मात्रा में खनिज होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं जी और बहुत कम मात्रा में स्निग्ध होता है इसमें। इसीलिए ये एक अच्छा सब्जी भी है। इसका बहुत से सब्जियां बनते हैं, चटनी बनते हैं, भजिया वो भी करते हैं। बैंगन का जो भरता होता है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बैंगन का उगाई नहीं हो सकता है। जी जी देश के कोने कोने में ये बैंगन का उगाई होता इसे है। उगाया जाता है। जी लेकिन बात ऐसा है कि इनके जो किस्में हैं जी बहुत से स्थानिक होते हैं। जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इसका कुछ स्वाद अलग अलग होता है। जी वाणिज्य के रूप में इसको देखा जाए तो जी बहुत से ऐसे किस्में हैं आजकल जी और संकर किस्में भी हैं। जी इसको भी उगाई जा सकता है, चाहे वो हमारे देश में हो या विदेश में हो। जिधर भी इसका उगाई होता है, इसका एक ही एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये कीट और रोग इनके ज्यादा होते हैं। जी जी एक बार आ गया तो पूरा फसल नष्ट हो जाता नष्ट हो है। जाता है। जी आज हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को बैंगन के मुख्य कीट कौन से हैं और रोग कौन सा है, इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, जी क्या क्या नई तकनीकें आजकल उपलब्ध है जी कि हमारे किसान भाइयों इसको अपने खेती में लगाए और लाभ पाए। मैडम जी, इस दिशा में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि बैंगन में कौन से प्रमुख कीट और रोग हैं। जी जैसा आपने कहा कि बैंगन में बहुत से रोग होते हैं और कीट भी कई तरह के इस पे लगते हैं। हम्म। जो सबसे प्रमुख जो है, हाँ। जो एक कहा जाए तो जो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, हम्म। वो है शाखा और फल छेदक। उसको हम शूट और फ्रूट बोरर भी बोलते हैं। हम्म। तो ये तने को उसमें भी छेद कर देता है और बाद में हम्म। फल को भी छेद करता है। तो ये सबसे ज़्यादा हम्म। नुकसान पहुंचाने वाला एक कीट है। हम्म। इसके अलावा लीफ हॉपर कहलाता है, हम्म। वो एक और कीट है। फिर ऐश वीवल कहते हैं या ऐश घुन, हम्म। राख की तरह ये दिखता है तो ऐश उसको बोलते हैं। घुन हम्म। होता है जो उसका रंग राख की तरह होता है। हम्म। उसके अलावा मकड़ी घुन जो होता है या स्पाइडर माइट बोलते हैं हम उसको। रेड स्पाइडर माइट। जी, रेड स्पाइडर हाँ माइट। हाँ। तो ये भी जो है बैंगन को नुकसान पहुंचाते हैं। हम्म। इसकी जैसे आपने फिर बोला कि ये तो कुछ जो प्रमुख है, सबसे प्रमुख तो हमने बताया कि हम्म। फ्रूट एंड शूट बोरर जो है, शूट एंड फ्रूट बोरर। हम्म। उसके अतिरिक्त जो है जैसे एफिड्स कहलाते हैं, हम्म। स्टेम बोरर भी होता है, हम्म। थ्रिप्स है, हम्म। फिर एक ब्लिस्टर बीटल कहलाता है। हम्म। ये भी कुछ और हैं जो कम मात्रा में, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्षति इसको पहुंचाते हैं। हम्म। फिर आपने रोग की जहाँ तक बात करी, तो जो प्रमुख एक रोग है हम्म। वो बैक्टीरियल विल्ट है। अच्छा। तो ये सबसे ज़्यादा बैंगन में नुकसान पहुंचाते हैं। हम्म। ये जो जड़ होता है जी जी उसके ऊपर कोई ऐसे नुकसान पहुंचाने वाला कोई कीटा है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा इस पे कटकी मच्छी। नीमाटोड जो बोलते हैं, हम्म। वो भी जो नीचे से वो खाने लग जाते हैं जड़ को, या जड़ के ऊपर अपना हम्म। घर बना लेते हैं, बसेरा बना लेते हैं हम्म। और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके कारण भी बीमारी लगती हैं हाँ हाँ। बैंगन को। तो वो भी एक समस्या है जो बैंगन में देखी जाती है। मैडम, आपने अभी बताए शूट एंड फ्रूट बोरर के बारे में। जी जो तना होता है उसके ऊपर आके कीड़ा आके उसको नष्ट कर देता है जी और जो फसल होता है, फल होता है जी बैंगन का,
उसके अंदर वो छेद कर देता है। जी ये बहुत बड़ा एक समस्या है। बिल्कुल जी हमारे देश में बोलिए, नहीं तो बाहर भी आप जाइए, जी इसका नियंत्रण शायद बहुत कठिन हो गया है आजकल। जी जी बैंगन का जो शाखा या तना हम बोलते हैं और फल छेदक जो है, ये जो कीट का लक्षण क्या है, इसका जो नुकसान होता है उसका भी लक्षण क्या होता है? इसका जो है बैंगन को अगर आप देखें तो ये जैसे आपने कहा ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हम्म, एक तो ये इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि शुरू से लेकर अंत तक ये आक्रमण कर सकता है, इसका जो हम्म, मतलब हमला करता है या हमला कह लें। करता हाँ, है। ये नहीं है कि कई कई ऐसे कीट होते हैं जो शुरू में ही फसल में आते हैं, उसके बाद फिर उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, पर ये एक ऐसा कीट है हम्म, जो फसल के शुरू से लेके आखिरी तक कभी भी इसमें आपको नुकसान पहुंचा शुरू सकता है। से कहे तो नर्सरी से लेके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुरू से लेके मतलब नर्सरी हम्म, से, फिर उसके बाद में जब आप उसका रोपाई करते हैं हम्म, तब भी हो सकता है। फिर हम्म, उसके बाद उसमें जब फूल लगने शुरू होते हैं हम्म, उनमें ये कीड़ा लग सकता है, और आखिरी में फल में भी। हम्म। तो कोई ऐसा चरण नहीं है जिसमें इसमें इस कीट का प्रकोप ना हो। तो काफी गंभीर समस्या है गंभीर ये। समस्या है। मैडम जी, ये शूट एंड फ्रूट बोरर है, जी, ये देखने में कैसा लगता है? ये एक जैसे गुलाबी से रंग का एक छोटा सा जो कमला बोलते हैं या कैटरपिलर बोलते कैटरपिलर हैं, बोलते हैं। तो वो होता है जो हम्म, कि अगर आप देखें तो जो तना होता है हम्म, उसके अंदर से घुसना शुरू करता है, और अंदर के सारे जो है उसको पूरा खा जाता है। हाँ, अंदर हाँ। तने को अंदर से पूरा खा लेता है ये। अभी ये जो कीट है, जी ये बैंगन के फसल में आए, जी नुकसान के लिए वो खाने लगे, जी। तो इनका लक्षण क्या होते हैं? इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको दिखेगा कि ज़रा छोटे से छेद हैं, हम्म, और अंदर से वो खोखला करना शुरू कर देगा तने को। हम्म, फिर जो उसके फूल के अंदर जाने लग जाता है, हम्म, और जो छोटे-छोटे फल होते हैं उसके अंदर ये छेद कर देते हैं, हम्म, और आपको कई बार बाहर की तरफ छेद नज़र आने लग जाते हैं। हम्म, और अगर आपको बहुत बड़ा छेद नज़र आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि उसमें से वो खा के थोड़ा बहुत अंदर नुकसान पहुँचा के या अंडे अंदर दे के और ये बाहर निकल गया है। निकल चुका है। बड़ा छेद का ये मतलब होता है हम्म, कि अंदर अभी कीड़ा नहीं, अभी वो निकल गया है, पर हो सकता है अंडे अंदर और भी दे दिया उसने। हम्म, और जो आप देखेंगे कि जो ये वाले जो बैंगन है, हम्म, ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से छेद है मतलब अंदर कहीं कीड़ा है। हम्म, या तो आप काट के उसको फेंके देख उतने सकते हिस्से हैं। को, या जैसे भरते के बैंगन हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भून लिया और उसके अंदर फिर आप देख रहे हैं कि उसके अंदर हम्म। सुंडी नजर आ रही है। मैडम, अभी जो आपने बताए, जी ये काफी मात्रा में इसका नुकसान होता है। जी। किस हद तक नुकसान हो जाता है? ऐसा है गडगी मत जी कि इसमें 20% से लेके हम्म, 80% तक आमतौर पर हम्म, नुकसान देखा जाता है। हम्म, और कभी-कभी तो हमने देखा है कि किसान भाई बोलते हैं कि हमें 100% इसका हम्म, नुकसान हो गया, पूरी की पूरी फसल में ये कीड़ा लग गया। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये हम्म। फसल को नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए अभी जो फसल है उसमें 20% का जो इसका नुकसान हो गया है, जी तब आप जाके उसका लक्षण लेके पहचान लिए कि ये शूट एंड फ्रूट बोरर है। जी जी मान लो कि जितने भी आपके नियंत्रण विधि है उसको आप लगाए, जी। क्या आप अपना फसल को बचा सकते हैं? इसको ज़रूर बचाया जा सकता है। उसके हम्म, लिए आपको कोई नई तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हम्म, जैसे देखा गया है कि इसमें जो रासायनिक नियंत्रण जो है, हम्म, जो हम लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे जा रहे थे, हम्म, तो वो उससे क्या हो गया है, उसमें मतलब एक ऐसी क्षमता आ गई है कि वो मरते नहीं हैं। हम्म, स्प्रे करने से जो आप दवाएं स्प्रे कर रहे हैं, हम्म, तो इनमें काफ़ी तरह के एक रेजिस्टेंस बोलते हैं हम्म। कि ये अपने आप को बचा लेते हैं उन दवाओं के छिड़काव से और मरते नहीं हैं। आपने भी बताया कि बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, इसके ऊपर ये शूट एंड फ्रूट बोरर है, इसका रेजिस्टेंस भी डेवलप हो गया हाँ, है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता उनका। असर नहीं होता है। तो ऐसी कोई न्यू मॉलिक्यूल्स जो है, जी जो आविष्कार हुआ है, जी। पर में कुछ बताइए आप। असल में 2 ऐसे मैं नाम ले सकती हूँ, जैसे हम्म, राइनेक्सी-पायर है या फ्लूबेंडामाइड है। राइनेक्सिपायर और
फ्लूबेंडाइमाइड। फ्लूबेंडाइमाइड है। अच्छा। ये दोनों जो है, अगर आप इसको 60 ml प्रति 10 लीटर पानी में अगर इसको घोल के इसका छिड़काव करें तो आपको काफी अच्छा प्रभावी नियंत्रण मिल सकता है। इसको एक सप्ताह में एक बार आपको इसका छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन ये दोनों ही बहुत ही महंगे हैं। महंगे हैं जी। तो हर किसान को उसे ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी फसल कितने में बिकेगी, उसको आपको मुनाफा हो पाएगा कि नहीं। तो ये काफी महंगे पड़ते हैं, ये महंगे पड़ते जी। हैं। मैडम जी, इसके अलावा आजकल बहुत से ऐसे नए नए तकनीकें आए हैं, जी जैसे कि मान लीजिए जब हम आम के बारे में बात कर रहे थे और टमाटर के बारे में बात कर रहे थे, जी हम ये जाल कोई एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, ट्रैप जी क्रॉप, जी नहीं तो फेरोमोन ट्रैप, जी ऐसे नए तकनीकें आजकल आविष्कार हो गए हैं। जी इस दिशा में बैंगन में कोई ऐसे फेरोमोन ट्रैप है क्या? जी। बैंगन में भी फेरोमोन ट्रैप जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम्म हालांकि इसमें जब भी फेरोमोन ट्रैप या इस तरह का कोई भी जाल जब आप इस्तेमाल करते तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि सभी जो लोग हैं उस गांव के या उस आसपास के जो भी क्षेत्र में उसमें जो बैंगन उगा रहे हैं वो सभी इस्तेमाल करें, तो तब तो इसका फायदा आपको होता तो है। इसका फायदा होएगा। हाँ। वरना जो है क्या होएगा कि आपने तो लगाया पर बाहर से कीट बार बार उड़ उड़ के आपके खेत में दोबारा आ जा रहा है। तो अधिकतर क्या ये सुझाव दिया जाता है कि आप इसको लगाएं तो सिर्फ ये जानने के लिए कि कितना कीट है। अच्छा। हाँ हाँ। उसका एक तरह से ये पता करने के लिए कि उसमें वहाँ पर कितना कीट है, इसके बारे में उसकी कितनी गतिविधि चल रही है, उसके उस पर जानकारी लेने के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते तो हैं। मतलब है कि एक कीट का मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? मॉनिटर, मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ, गतिविधि की, हाँ, गतिविधि, हाँ कि मान लीजिए आपने लगाया तो आपने देखा कि 2 कीट हैं तो आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा नहीं है। हाँ हाँ। और मान लीजिए उसमें 100 मरे तो आपको पता है कि इसमें आपको दिख नहीं रहे आँख से, लेकिन आपको उसमें ट्रैप में जो जाल में आपके 100 कीट उसमें मान लीजिए आपको अगले दिन सुबह मिलते हैं, आपने वहाँ लगा रखा है और सुबह आप जब देखने जाते हैं खेत में तो मिले तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारा इस पे बहुत सारे हैं। कीड़े आ चुके हैं आपके खेत में। आजकल मैडम बहुत से ऐसे नए तकनीकें हैं, जी उसमें जैविक नियंत्रण एक प्रमुख तकनीकें आविष्कार हो गया है। जी जी। इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ आप जानकारी दे दीजिए। जैविक जो आजकल नियंत्रण है उस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हाँ हाँ। और केवल जैविक ही नहीं, जो हम कहते हैं एकीकृत कीट नियंत्रण, IPM कहलाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी उसको कहते हैं। इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि एक विकल्प कभी काम सही से नहीं करता है और जो भी कीट है उसमें रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है। तो उसलिए जो है आजकल इस तरह का ज़्यादा प्रचलन है। इस दिशा में आपके संस्थान ने कोई ऐसी नई तकनीकें आविष्कार किया है? जी, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर है उसमें एक तकनीक विकसित की है। इसमें जो है ट्राइकोग्रामा चिलोनियस का जो है, इसका जो है अंडे इसमें, ये इसको परजीवी एक तरह का होता है ये, इसके अंडे जो है वो खेत में छोड़े जाते हैं और इसके अलावा जो एक छिड़काव भी किया जाता है, बीटी का छिड़काव किया जाता है। तो ये 2 तकनीकें मिला के ये पूरा जो तरीका है, इससे हम काफी हद तक इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसका मतलब है नैसर्गिक रूप में जी हमारे प्रकृति में कृषि के लिए उपकारी और कृषि के लिए हानिकारी बहुत से कीट हैं। जी जी। इसमें से आप उपकारी कीटों को लेके जी उसके ऊपर आप अनुसंधान करके जी शायद इन कीटों को जी फसल में छोड़ देते हैं। जी। इसमें ऐसा होता है ना कि ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ये हाँ, कीट हाँ। जो है, लेकिन जो फसल में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, अभी शूट एंड फ्रूट बोरर, फ्रूट एंड शूट बोरर का जो ये अपना कीड़ा है, हाँ हाँ, तो उस कीट को ये खा लेते हैं। उस कीट के ऊपर, तो इसको पैरासाइट इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि ये जो है उन कीट के ऊपर हाँ, अपना खा लेते हैं, तो ये और फसल को तो नुकसान पहुंचाते नहीं है। अभी आपने बताए जी ये अंडा वाला पैरासिटॉइड, जी परतंत्र जीवी के क्या आप बोल रहे थे? जी। इस विधि में ये क्या होता है ये? इसमें ऐसे होता है कि
एक तरह का एक कागज लिया जाता है और उसके ऊपर एक थोड़ा सा कुछ चिपकने वाला कुछ एक पदार्थ लगा दिया जाता है हाँ, हाँ, और इन परजीवियों को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है छोड़ देता है। जिससे जिससे वहां पर अंडे ये दे सके। हम्म। और ये परजीवी को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो वहां पर करीब अंडे देते हैं। तो इसमें लगभग 200 से 500 अंडे एक कार्ड के लिए, जो कि मतलब अमूनन 2 इंच बाय 2 इंच करीब लगभग ऐसे 2-3 इंच का ऐसे होता है। तो उस पे ये अंडे देते हैं। इन कार्ड्स को फिर बाहर जो है खेत में करीब 3 से 5 मीटर दूर दूर एक छड़ी लगा देते हैं और उनके ऊपर इन कार्ड्स को बांध दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि उसमें से वो अंडे में से जो बड़े कीड़े हैं वो निकल के और पूरे खेत में फैल जाते हैं और अपने दूसरे शूटर फ्रूट बोरर को खा लेते हैं। अभी आपने बताया एक कार्ड होता है, इस कार्ड को क्या बोलते हैं और किस मात्रा में इसको आप अपने खेत में लगाते हैं? इस कार्ड को असल में ट्राइको कार्ड्स कहलाते हैं। ट्राइको कार्ड्स कहलाते क्योंकि हैं। जैसे हमने बताया था ये ट्राइकोग्रामा का कीड़ा है ये, तो इसलिए इसका नाम जो है ट्राइको कार्ड दे दिया गया है। और इन कार्ड्स को लगभग ऐसा है कि 1 हेक्टेयर में आपको कम से कम 50,000 से लेकर 60,000 तक कीड़े चाहिए हैं। इस हिसाब से आप लगाएं तो कम से कम आपको 100 कार्ड तो चाहिए ही है 1 हेक्टेयर के। कम से कम अगर 500 उसमें अंडे हैं तो। हाँ, कम है तो और ज्यादा चाहिए है। अगर मान लीजिए 200 है तो आपको 200 से भी ज्यादा कार्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो हिसाब लगाना पड़ेगा। वो असल में जहाँ से आप खरीदेंगे तो वो आपको बता देंगे कि उस पे कितने अंडे होते हैं और उस हिसाब से आप अपना इसको निर्धारित कर सकते हैं। ये ट्राइको कार्ड क्या आपके संस्था में मिलता है? जी, हमारे संस्थान में मिलता है। और इसके अतिरिक्त एक और संस्थान है बेंगलोर में ही, वहाँ भी ये मिलता है। कौन सा है वो? जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स करके एक है, बेंगलुरु में है। बेंगलोर में है। हाँ। तो वहाँ भी ये मिलता है। और इसके अतिरिक्त पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है, उसकी भी एक शाखा है जो इस पे काम विशेष रूप से कर रही है। पेस्ट कंट्रोल ऑफ PCI, ये तो एक खासी कंपनी है। जी। अच्छा, इसमें भी मिलता है? इसमें मिलता है। और हो सकता है जो आपका जो पन्नागर का विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी इस पे काम हो रहा हो। और मेरा तो ये मानना है कि ये भी एक व्यवसाय के रूप में कोई किसान भाई इस चीज को ले सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत कमी है। अच्छा। अब सरकारी संस्थान पे कब तक निर्भर करेंगे, और इतनी दूर के संस्थान से तो वैसे भी आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक और विकल्प है किसान भाइयों के पास कि कोई इसका जो है व्यवसाय के रूप में इसको ले जा सकता है। एक और बात इसमें खास है थोड़ा गडगीमत जी, जो हमने अभी बात नहीं बताई, कि ये जो आप कार्ड्स जो छोड़ेंगे खेत में, ये शाम के समय पे निकले। इस तरह से आपको इसको छोड़ना है कि शाम के मतलब सूरज ढलने के टाइम पे उस समय इसको लगाएं। जी। काफी गंभीर समस्या है मैडम शूट एंड फुट बोरर जी, क्योंकि पहले आपने बताया केमिकल्स भी इसके अब ज़्यादा नहीं है जी। फेरोमोन ट्रैप सिर्फ उसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जी। और अभी जो आपने बताया एक पैरासिटाइड, इसका मतलब ये है कि इन सभी चीज़ों को मिला के जी एक ऐसी एक तकनीकी विकसित है जिनसे इसको हम कंट्रोल कर सके। जी जी। जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आप बोलते हैं, नहीं तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। ऐसी कोई तकनीकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था विकसित किया है? जी, ये सभी चीजें अब इकट्ठे मिला दी जाए तो IPM के रूप ले लेती हैं। अलग अलग जब इसको कहें तो एक एक तकनीक है। जब इनको आप सब चीजें इकट्ठे कर लें, जैसे हमने एक बार इसमें पहले आपको बताया था कि BT स्प्रे भी करा जाए इसमें। तो 2 स्प्रे BT के अगर इसमें 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से 10-10 दिन के अंतराल पे जब खूब फूल लग रहे हों उस समय करा जाए तो उससे भी इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वो भी आवश्यक है, क्योंकि आपने ट्राइको कार्ड भी रिलीज करें, इसके अलावा ये BT स्प्रे करें। एक और इसमें जो मुख्य बात है, जब आप शुरू में रोपण करने से पहले ही, पौध रोपण करने से पहले आपने नीम की जो खली है वो लगभग 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 बार आप उसमें मिलाएं, एक बार पहले और एक बार तो
30 या 45 दिन के बाद में रोपण के। एक बार पहले मिला लें रोपाई से पहले, और एक बार 30 या 45 दिन के बाद में ये मिट्टी में मिलाने से, इससे भी आपको काफी कीट का और रोगों का नियंत्रण मिलेगा। तो जैसे अभी मैंने बताया कि आप पहले नीम की खली का इस्तेमाल करें, आप अपने फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं, फिर ये ट्राइकोकार्ड रिलीज करें और बीटी स्प्रे करें। तो ये सब पूरी विधि अगर आप अपनाएंगे तो आपको इस कीट के प्रति काफी अच्छे से नियंत्रण मिल पाएगा। इन सभी को एक समेकित रूप में देखें तो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो बैगन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ये जो हमने अभी बताए आईपीएम टेक्नोलॉजी के आपने बताया, इसको हमारे किसान भाइयों ने अगर इस्तेमाल किए तो कितना लाभ हो सकता है? इससे सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आपके कीट कम होंगे। तो वो आपको जो फसल है, आपको उसकी पैदावार जो है ठीक से मिलेगी। दूसरी बात ये है कि इसमें जो खर्च आता है आपका, आपने जो पहले खर्च जैसे आप करते हैं तो 20 से 50 हजार तक भी कई किसान भाई करते हैं। ये विभिन्न तरह के, जैसे मैंने बताया, नए वाले मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो बहुत महंगे होते हैं, तो इतना इनको खर्च करना पड़ता है। और जबकि इस विधि से करने से इनको 3 से 4 हजार रुपए कुल खर्च करने पड़ेंगे। तो बहुत से लाभ हो जाएगा। बहुत बहुत लाभ हो जाएगा जी, आपका खर्च बहुत कम हो जाएगा इस पे। धन्यवाद मैडम। ये छोड़ के जी, बैंगन में और कौन से ऐसे कीट हैं जो काफी हद तक हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है? एक और कीट जो नुकसान ज्यादा पहुंचाता है वो रेड स्पाइडर माइट बोलते हैं। लाल मकड़ी कीड़ा जो है यार। लाल मकड़ी कीड़ा। जी। तो ये काफी हद तक बैंगन में नुकसान ये भी पहुंचाता है। तो इसको जो है ये ध्यान रखना है, जब आप बायोलॉजिकल या जैविक नियंत्रण कर रहे हैं तो आपको कोई और तो रासायनिक कीटनाशक नहीं डालना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो डाइकोफॉल है, ये एक ऐसा रसायन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। लेकिन हम लोग सुझाव ये देते हैं कि नीम के आधारित कोई भी जो पदार्थ है वो इस्तेमाल करके इस कीड़े से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। जैसे कि नीम केक, नहीं तो नीम सोप, जैसे हमने नीम सोप भी बताते हैं, नीम केक, नीम ऑयल है, ये सब इस्तेमाल करके आप अपने इसको बचा सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखा जाए कि ये जो स्थानीय, जहाँ या हम कहते हैं इसको स्पॉट एप्लीकेशन बोलते हैं, कि जहाँ आपको दिखे वहीं पर सिर्फ छिड़काव करें। पूरी फसल पे ना छिड़काव करें। जहाँ पे आपको ये कीड़ा नजर आ रहा है वहाँ करेंगे तो आप दूसरे जो कीड़े उनको मारने से बच जाएंगे। मैडम जी, अब तक आपने जो बताए वो सभी प्रमुख कीट हैं। जी। पहले जब हम आपसे इसके बारे में बात कर रहे थे जी, इसके बारे में हमने जिक्र किया कि जड़ के ऊपर कोई ऐसा उपद्रव है जी, वो कौन सा है कि आपसे पूछ रहे थे। आप बताए कि निमेटोड ऐसा एक चीज है। जी, वो भी काफी हद तक नुकसान पहुंचता है। इसको आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? वैसे हमने अपने पिछले कुछ पार्ट में बताया था, इसका काफी विस्तृत में जानकारी दी थी कि निमेटोड का कैसा नियंत्रण करा जाए। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने हो सकता ना भी सुना हो हमारा पार्ट। तो हमारे संस्थान द्वारा कुछ 4 पदार्थ हैं, जैसे कि एक कहलाता है ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। जी। फिर एक है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। अच्छा, आपने बताए थे। जी, वो है। फिर पेचोनिया क्लेमेंडोस्पोरिया है। जी। और जो आखिरी है वो पेसिलोमाइसिस लिलासिनस। ये 4 पदार्थ हैं। इनको अगर आप जड़ के पास में, जो बेसल एप्लीकेशन कहते हैं, जो या जड़ के पास में इसको इस्तेमाल करें। या फिर क्या होता है, हमने बताया था अपने किसान भाइयों को कि इसको खाद में मिला के, जी, गोबर की खाद में मिला के 15 दिन उसको छाया में रखें, थोड़ा छिड़काव करें उसमें। फिर उसमें काफी अच्छे से इसकी वृद्धि हो जाती है इस कीट की। और इसको अगर आप खेत में इस्तेमाल करें तो आपको काफी अच्छा नियंत्रण मिलेगा निमेटोड्स का। इसके अलावा मैडम, जो रोग होते हैं जी, ये बैंगन में प्रमुख रोग कौन सा है? बैंगन में जो है प्रमुख रोग जो है वो बैक्टीरियल विल्ट कहलाता है। बैक्टीरियल विल्ट। जी। इसके जो है आपको बहुत मुश्किल से आपको पता चलेगा कि ये आपके खेत में आ चुका है। तो इसका जो फायदा यही होगा कि आप पहले ही इस रोग से
अपनी फसल को बचा के रखें। और जो मुक्त कर लो, जी पहले ही उसको, हाँ आने ही ना दें इसको। आने ही नहीं दो। जी। हमने और सुना है कि एक बार बैक्टीरियल विल्ट आ गए तो पूरा खेत को खा जाता है। बिल्कुल पूरे हाँ, पूरे खेत को। और खास तौर से जहाँ ये लोग सिंचाई, जो फ्लड इरिगेशन कहते हैं ना, पूरे खेत में सिंचाई करते हैं, पानी एक स्रोत से छोड़ते हैं और एक पौधे से होता होता दूसरे पौधों पर जाता है पानी। ड्रिप इरिगेशन नहीं होता है, फ्लड इरिगेशन में फ्लड इरिगेशन होता है। तो उसमें तो ये खास तौर से बहुत ही समस्या होती है। इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता एक है? तो जैसे मैंने कहा कि आप जब जो ये सब चीजें डाल रहे हैं, जैसे हमने सूडोमोनास वगैरह कहा, तो इसका आप जो बीज का है इसका आप ट्रीटमेंट कर लें पहले ही, इसको ठीक कर लें। फिर हमने बताया कि आप फार्म यार्ड मैन्योर में, या जो खाद है और हरी खाद जो होती है, ये दोनों भी आप उगाएं। और मल्चिंग एक विधि होती है, उसको करने से भी आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि आपने मल्च करा तो आपने जो जड़ के पास का सब क्षेत्र है उसको आपने ढक दिया, तो फिर एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये रोग फैलने में थोड़ा नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा अब जो बीज आपने उगाए हैं, वो बीज उगाते समय भी ये ध्यान रखें कि उनको अच्छे से पौध तैयार करें। जैसे हम प्रोट्रे में आपको खास तौर से कहते हैं, तो ऐसी नर्सरी स्टेज में, ऐसी विधि से पौध तैयार करने से भी आप इस बीमारी से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी है उसमें जो बिल्कुल जड़ का जो क्षेत्र है उसको आप क्या कहते हैं, उसको ड्रेंच कहलाता है, मतलब भिगो दें। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस से उसको भिगो दें। इसमें क्या करते हैं, 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको उस जगह पे खूब सारा आप ये डाल दें, तब भी आप इस पे थोड़ा सा नियंत्रण पा सकते हैं, विल्ट से नियंत्रण पा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर नीता खंडेकर जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे जानकारी दी है कीट और रोग के बारे में। जी धन्यवाद डॉक्टर नीता खंडेकर जी। नमस्कार। नमस्कार। सभी किसान भाइयों को हम दोनों का नमस्कार।